राम राम सा। जगू का जी के हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करता हूँ और माँ शारदे का आशीर्वाद लेते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों, कल हमने वर्णों के बारे में चर्चा की थी। सामान्य रूप में हमने वर्णों को देखा और औपचारिक रूप में उनकी रूपरेखाएं देखी। आज अपन उन्हीं वर्णों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दो, एक बार अपन उन वर्णों का एक बार दोबारा थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको पुनः अवगत करवा देता हूँ कि वर्ण अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी अपन वर्णों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि संधि में ये वर्णों का अगर जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा तब तक कोई कुछ योगदान नहीं रहेगा। इसलिए वर्णों को सामान्य रूप में देखेंगे। तो कल हमने इनकी सामान्य रूप में चर्चा की, आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने कल देखा था कि सबसे पहले ध्वनि 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 से हमारा बनता है वर्ण, वर्ण से बनता है शब्द, वर्ण से बनता है शब्द और शब्द से बनता है वाक्य। ध्यान दो, ध्वनि को हमने देखा, वर्ण को हमने देखा, शब्द को देखा, वाक्य को देखा। तो ध्यान देना एक बार। वाक्य देखो, ध्यान दो, ध्वनि हमने देखी, वर्ण हमने देखा, शब्द हमने देखा, वाक्य। वाक्य के ऊपर आकर हम मतलब वहां पर कल की हमारी क्लास संपन्न हो गई थी। आज हम वाक्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों, ध्यान दो, वाक्य भाषा की पूर्ण एवं परिपक्व इकाई मानी जाती है। हमने कल भी आपको बताया था, उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं, उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक है, जो समूह, उन्हें क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों का दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण है और सबसे बड़ी इकाई हमारी वाक्य है। यहां तक हमारी चर्चा हो गई थी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वर्ण हमारे कितने हैं और सबसे पहले कौन से वर्ण की उत्पत्ति हुई और कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई। इन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दो साथियों, सबसे पहले हमारे जो हिंदी है, हिंदी की जननी हमारी संस्कृत भाषा है। तो देखो, मैं आपको ज्यादा मतलब वर्णों पर ज्यादा फोकस नहीं डाल रहा हूं, परंतु इनमें एक क्वेश्चन पूछता है, पूछ भी लेता है। वहां पर अपन ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में वर्ण नहीं है और हमें वर्णों का क्वेश्चन कैसे पूछा, क्योंकि ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। संधि पढ़ने से पहले अपन वर्णों को जानना ही पड़ता है, इसलिए एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया था। तो आपको ध्यान देना है। देखो, सबसे पहले हमारी संस्कृत आई, ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा आई। संस्कृत भाषा के दो रूप माने जाते हैं। एक है वैदिक संस्कृत, दो भागों में बांटा है, वैदिक संस्कृत, और दूसरी है लौकिक संस्कृत। दूसरी है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ध्यान देना। अब
हम थोड़ा सा जान रहे हैं कि हमारी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई और कितने वर्ण हैं, कैसे क्या हैं, तो इन चीजों को देख रहे हैं। वैसे इनमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, परंतु क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान दो। वैदिक जो संस्कृत है उसमें वेद उपनिषद ये चलते हैं। लौकिक संस्कृत है, इसमें पाणिनि का अष्टाध्यायी, समझ रहे बात, पतंजलि का महाभाष्य ये चलता है। तो लौकिक संस्कृत से हमारी पाली भाषा निकली और पाली भाषा से हमारी प्राकृत भाषा निकली और प्राकृत से अपभ्रंश, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी निकली। अपभ्रंश में 7 भाषाएं थी, शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, लहंदा, टक, ब्राचड़, महाराष्ट्री, और इससे हमारी क्या है, हिंदी भाषा। तो ध्यान दो, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में हमारे जो स्वर हैं उनकी संख्या 13 मानी गई है। कितनी? 13। पाली भाषा में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 10 मानी गई है। प्राकृत और अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। और फिर वापस हिंदी में अगर आ गए तो हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। तो अपन इतनी ज्यादा गहराई में नहीं जाए, परंतु एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए अब मैं इनमें थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि पाली भाषा में कौन से स्वर को नहीं माना। तो ध्यान दो, पाली भाषा में री को स्वर नहीं माना है और प्राकृत अपभ्रंश में कौन से को नहीं माना? ध्यान दो, एक तो है री, एक है आई, एक है औ, ये हमारे इसमें नहीं माना। और अपभ्रंश में, अपभ्रंश में अर्थात प्राकृत और अपभ्रंश में ये स्वर नहीं माना। आगे हमारी हिंदी, हिंदी में वापस री को जोड़ दिया और इस आधार पर हमारे हिंदी में वर्तमान में 11 स्वर माने जाते हैं। साथियों ध्यान देना, कई विद्वानों का मानना है कि हिंदी के अंदर हमारा री स्वर जो है, ये जो री स्वर है कि वो री में बदल गया, वो री स्वर री में बदल गया, क्योंकि जब इसको बोलते हैं तो री की ध्वनि री जैसी निकलती है, बिल्कुल मानते हैं। परंतु अभी तक इसका मैनुअल जारी नहीं हुआ, जब तक केंद्रीय हिंदी निदेशालय इसको हटाती नहीं है तब तक हमारे हिंदी में 11 स्वर ही माने जाते हैं। इस बात को आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो हमारी हिंदी की उत्पत्ति हमारी संस्कृत भाषा से हुई है, ध्यान देना। हम संस्कृत में हिंदी को वापस मतलब मिला नहीं सकते, परंतु इससे पूर्णतः अलग भी नहीं हो सकते। ये अपन को सामान्य रूप में ध्यान देनी है, इतनी ज्यादा कोई गहराई में नहीं जाना है। अब हमारे हिंदी में 11 स्वर है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि संस्कृत में जो 13 स्वर हैं, संस्कृत में जो 13 स्वर हैं वो हमारे 11 तो ये हो गए और 13 इसके अंदर एक तो री और मान लेते हैं, इसलिए और एक बड़ा री। इस आधार पर संस्कृत में हमारे 13 स्वर हो गए। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। देखो, हमारी हिंदी की उत्पत्ति आपको सबको मालूम है कि संस्कृत से हुई है, तो वो भी कौन सी भाषा से? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से नहीं, लौकिक संस्कृत से। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला कौन से वर्ण की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले कौन से वर्ण की उत्पत्ति हुई? तो सबसे पहले ध्यान दो, विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई और कुछ विद्वानों का मानना है कि लौकिक संस्कृत आई। अपन को इसमें नहीं जाना है कि लौकिक संस्कृत पहले आई, वैदिक संस्कृत पहले आई। देखो, ये तर्क का विषय है। तो वैदिक, भाई वेद पहले आए तो अपन को यही मान लेते हैं कि वैदिक संस्कृत पहले आई, लौकिक संस्कृत बाद में। तो वैदिक संस्कृत में सबसे पहले अ वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है। वैदिक संस्कृत में सबसे पहले अ वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है। अ वर्ण की उत्पत्ति, अ वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा की नाभि से मानी जाती है।
ए वर्ण की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ब्रह्मा की नाभि से मानी जाती है। तो ए वर्ण की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत मानते हैं कि सबसे पहले ए वर्ण की उत्पत्ति है, ए वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा की नाभि से मानी जाती है। उसके बाद में अब अपनी आई है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में हमारे जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, उन्होंने पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा था और वो आपको सबको विदित होगा, सबको मालूम है, उसको माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। उसी में सारे वर्ण वर्णमाला सब कुछ आ जाती है और उन्हीं में हमारे स्वर भी है, व्यंजन भी है, सब कुछ है। तो पाणिनि का जो माहेश्वरी सूत्र है वो हमारा लौकिक संस्कृत में आता है और लौकिक संस्कृत से पाली भाषा निकली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमारी हिंदी है तो हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई है और वो भी लौकिक संस्कृत से मानते हैं। तो यहाँ जो स्वर व्यंजन सब लौकिक संस्कृत के माने जाते हैं और वो भी पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी में लिखा है और माहेश्वरी सूत्र लिखा है। तो पाणिनि जी ने कहा है, एक बार पाणिनि जी ने कहा है कि यद्यपि भवनादि से तथापि पटपुत्र व्याकरणम सौजन सौजन माभूतम सकलम सकलम सकृत। ध्यान दो, पाणिनि जी ने कहा है कि बेटे आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, बेटे आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, फिर भी मेरे कहने से थोड़ी सी व्याकरण पढ़ लें। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा क्या होगा कि हमारी भाषा में शुद्धिकरण होगा। उससे क्या होगा कि सौजन सौजन अर्थात सौजन और सौजन, एक सौजन होता है और सौजन और एक होता है सौजन, एक होता है सौजन। तो ध्यान देना, आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा। यहां पर ये दंत वाला स है, यहां पर तालु वाला स है। देखो ये स से बोलने में अपने मतलब ऐसे बोला ही जाता है क्योंकि इनमें एक का तालु उच्चारण स्थान माना है, एक का दंत माना है, परंतु यहां पर तालु वाला स लगा दिया, यहां पर दंत। अब इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, यहां पर अपने लोग हो गया, यहां पर कुत्ते लोग हो गया। इसलिए पाणिनि जी ने कहा है कि बेटे थोड़ी सी व्याकरण पढ़ो, उससे क्या होगा, अपने लोगों को कुत्ते लोग नहीं कहोगे, संपूर्ण को एक नहीं कहोगे, एक को गोबर नहीं कहोगे। तो ये पाणिनि जी ने व्याकरण पढ़ने का बड़ा महत्व बताया है। अब हमारे लौकिक संस्कृत में माना जाता है कि जब शिवजी ने डमरू बजाया, तांडव नृत्य किया, तब हमारे 14 सूत्र निकले थे और उसी से ही हमारी पूरी की पूरी हिंदी की वर्णमाला और ये सारे के सारे उन्हीं से निकले हैं। तो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में, आपने अगर कहीं पे देखा है, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, देखो मैं ये सामान्य रूप में बातें बता रहा हूं और वहां पर एक श्लोक लिखा है, नृतावसाने नटराज राजो ननाद डक्खा नव पंच बारम उदर तु काम सनकादि सिदान एतर्थ विमर्शे शिव सूत्र जालम। क्या कहा है कि जब शिवजी ने उस डमरू को 14 बार बजाया तो उसमें 14 सूत्र निकले थे। आई ओण लिक ए ओंग आई ओच हय वरट लण यम गण नम जभय गढ़ दस जब गढ़ दस खाओ चटत चटत कपय ससरा हल, ये 14 सूत्र हैं। तो ये 14 सूत्र पाणिनि जी के जो माहेश्वरी सूत्र है उसमें माने गए, उसी से हमारी पाली भाषा की उत्पत्ति हुई और फिर प्राकृत अपभ्रंश निकला और फिर लास्ट में हमारी हिंदी। तो हिंदी में 11 स्वर। तो ये साथियों ये सामान्य रूप में चर्चा थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमने वर्णों की इनकी सबकी चर्चा की। अब अपन देखते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है और वर्णों को कितने भागों में बांटा है। तो इन चीजों को अपन को ध्यान से देखना है। देखो वर्ण, ध्यान देना, वर्ण ये है हमारे वर्ण। और वर्ण हमने कल चर्चा की कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है।
समझे बात। तो वर्ण, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या हिंदी में 11, व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33। अब हमें इनको देखना है कि स्वर और व्यंजन, वर्ण हमें अच्छी तरह मालूम चल गया कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। जिस वर्ण के आगे टुकड़े नहीं होते उन्हें अक्षर कहते हैं। न अक्षरम अक्षरम विद्यात्, कली कहा गया है, कली मैंने बताया है। तो अब हम एक एक चीज को देखते हैं कि स्वर तो किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। ध्यान दो, स्वर तो किसे कहते हैं और व्यंजने किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन इन स्वरों को देखते हैं कि स्वर क्या है। देखो, हमारे हिंदी में स्वर 11 माने जाते हैं और हमारे हैं ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, और औ, और औ। औ। देखो, ये हिंदी में 11 स्वर हैं। अब आप कहोगे कि गुरुजी फिर संस्कृत में दो कौन से स्वर बच गए? ध्यान दो, हिंदी में एक तो बड़ा री नहीं होता है और एक री नहीं होता है। ये दो स्वर केवल संस्कृत में चलते हैं, हिंदी में नहीं चलते हैं। अब हमारे स्वरों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हिंदी में हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? बोलो, 11 है। मैं आपको पुनः दोहरा देता हूं। कई विद्वानों का मानना है कि री स्वर नहीं है, मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि री में बदल गया, परंतु हम जब तक केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मैनुअल चार्ट जारी नहीं होता तब तक अपन नहीं मान सकते। अभी तक हैं, जब अगर वो मैनुअल जारी हो जाएगा तब अपन भी नहीं मानेंगे, इसलिए अभी तक है। आपको कहीं पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये 11 स्वर हैं। अब अपन देखते हैं कि स्वर और व्यंजन, और 33 हमारे व्यंजन है। तो सबसे पहले अपन स्वरों की चर्चा करते हैं। तो देखो, स्वर क्या है? स्वर क्या है? स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण या वे ध्वनि जो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी टकराहट के, स्वतंत्र रूप से नाभि से श्वास वायु उड़ता है फेफड़ों में, बिना किसी टकराहट, जिह्वा में, यहाँ पर मतलब अपनी स्वर तंत्रिकाओं में बिना किसी टकराहट के जो ध्वनि बाहर निकलती है, जिन वर्णों को बोलने में, वह हमारे स्वर कहलाते हैं। इसलिए स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन जस्ट इसका उल्टा कर दो। व्यंजन में स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं, व्यंजनों के अन्य व्यंजनों की सहायता इनमें बोलने में नहीं ली जाती है। अब इनकी परिभाषा कर दो व्यंजन की। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये हमारी इनकी सामान्य रूप में जानकारी हुई। तो स्वर और व्यंजन। अब जो स्वर हैं स्वतंत्र होते हैं, स्वर तंत्रिकाओं में घर्षण नहीं होता है, और व्यंजन है इनमें होता है। ध्यान दो साथियों कि सबसे पहले हमारी श्वास वायु नाभि से उठती है। नाभि से वाणी 4 प्रकार की मानी गई है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी। सबसे पहले हमारी श्वास वायु नाभि से उठती है, फिर फेफड़ों में आती है, फिर गले में आती है, फिर वेखरी। वेखरी का अर्थ होता है बिखरना।
जब तक ध्वनि बिखरेगी नहीं तब तक ये दूसरा नहीं सुनता है। इसलिए स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी टकराहट के, बिना किसी घर्षण के स्वतंत्र रूप में जो उच्चरित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्लियर? अब अपन आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। स्वर हमारे 11 हैं और जो 11 जो स्वर हैं उनको 6 भागों में बांटा है। अपन इनको देखेंगे। देखो, इनमें वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, परंतु एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बार पूछ लेता है। आपके सिलेबस में नहीं साथियों, आज के दिन अपने सिलेबस में नहीं है, परंतु हो सकता है सिलेबस में थोड़ा सा अगर चेंजिंग करना हो तो वर्ण जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपका वर्णों में ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका तुरंत ही अपने जो रीट में जो टॉपिक हैं उनके ऊपर तुरंत ही आएंगे। परंतु देखो, ये चीजें आपको बतानी पड़ती है, आपको सब मालूम है, क्योंकि वर्णों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अब ध्यान दो, जो स्वर हैं, जो हमारे स्वर हैं वो कितने हैं? हिंदी में 11 है। बोलो कितने हैं? 11 स्वर हैं। वो कितने हैं? बोलो 11 स्वर हैं। अब इन 11 स्वरों को हमने 6 भागों में बांटा है। देखो, सबसे पहला हमारा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर सबसे पहला है हमारा उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। ध्यान दो, दूसरा है हमारा उच्चारण के आधार पर। अब कई बच्चे देखते हैं, वो कहते गुरुजी ये तो आपने लिख दिया। अरे नहीं, ये काल है और ये उच्चारण के आधार पर, तो आपको ये चीज ध्यान देना है। तीसरा है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। तीसरा है, बोलो कौन सा है? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा है ओष्ठ आकृति के आधार पर, चौथा है ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर। पांचवा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और छठवां है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। देखो ध्यान देना, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं। मैं फिर कह देता हूं आपको, अपन को ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वर्ण हमारे सिलेबस में नहीं है, परंतु इनको सामान्य रूप में देखेंगे। उच्चारण काल, उच्चारण के आधार, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और मुखाकृति। स्वरों की संख्या 11 है और इन 11 स्वरों को 6 भागों में बांटा है हिंदी में, और हमें इनको सामान्य रूप में देखेंगे। इनमें भी जो मुख्य हैं उन्हीं को देखेंगे। अपन ज्यादा इनमें समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि अपना जो वर्तमान में जो रीट में जो टॉपिक है उसी के आधार पर अपन चलेंगे। ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि इनके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखो,
स्वर हमने एक बार मैं दोबारा मतलब आपको रिवाइज करवाता हूं। स्वर वर्णों के दो भेद माने जाते हैं, एक है स्वर, एक दूसरा है व्यंजन। अब स्वर वो वर्ण या ध्वनि जो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात दूसरा व्यंजन जिनको स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप में नहीं बोले जाते, जिनमें स्वरतंत्रियों का घर्षण होता है, कंपन होता है, बल लगाया जाता है। अब स्वर है, स्वर हिंदी में संख्या 11 मानी गई है। स्वरों को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर, तीसरा है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा है ओष्ठ आकृति के आधार पर, पांचवा है उत्पत्ति के आधार पर, और छठवां है मुख आकृति के आधार पर। देखो ये हमारे स्वरों को 6 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम उच्चारण काल के आधार पर इनमें देखेंगे कि उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा है। समझिए बात। तो सबसे पहले हम उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं उनको देखेंगे, फिर उच्चारण के आधार पर ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, तो ध्यान देना इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है अपन को। तो देखो ये हमारे स्वरों के कितने भागों में बांटा, 6 भागों में। अब इनमें एक एक को लेकर अपन अध्ययन करेंगे। तो साथियों ये जो हैं इनको आगे एक एक को, मतलब जो उच्चारण काल के आधार पर है स्वरों को 6 भागों में, इनको एक एक को लेकर अपने नेक्स्ट क्लास में अपन इनको सविस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। साथियों मैं आपको पुनः अवगत करवा देता हूं कि ये जगुगा जी के हब हैं और इनमें आपको जैसे क्लास में जो चीजें आपको मतलब शिक्षा दी जाती थी वैसा का वैसा ही यहाँ पर आपको घर बैठे शिक्षा दी जा रही है। आप इन चीजों को अच्छी तरह देखो, समझो, और जो ये चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब ध्यान देना है कि अपन इनकी सविस्तार रूप से चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए राम राम सा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।